बहुत बहुत स्वागत न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और क्योंकि दिल्ली में सर्दी जोरों पर है, चुनावी शोर भी है, रेवड़ियों का भी शोर है, और इस बीच दिल्ली में चुनावी घमासान हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से रेवड़ियों की बौछारें हो रही हैं। आरोपों और प्रत्यारोपों का जो जोर है वो इतना है कि यहां पर आज मंथन में दिल्ली से ही एक राजनेता को बुलाना इतना जरूरी हो गया था कि आखिर इस बार का चुनाव किसके लिए मुश्किलें यहां पर खड़ी करने वाला है। जनता कंफ्यूजन में है कि आखिर वोट किसे दें, रेवड़ियों के नाम पर, विकास के नाम पर। तो आज इसी समीकरण को, इसी राजनीति को आज समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिसे जहां कमान मिली वहां अपना और अपनी पार्टी का नाम उन्होंने जमा दिया। आज हमारे साथ वो शख्स है जो बेहद आम आदमी से आज खास बन चुका है। इंजीनियर से समाज सेवी और फिर राजनीतिज्ञ। सफर संघर्षपूर्ण रहा लेकिन सफलतापूर्वक रहा। बात संसद की हो, सड़क की हो, आम आदमी पार्टी की मुखर आवाज। लेट्स वेलकम आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो संजय जी, आज क्योंकि 17 तारीख है और करीब 17 दिन बाद ही दिल्ली मतदान कर रही होगी, समझना मैं ये चाहूंगी कि क्योंकि माहौल इस वक्त ऐसा बना हुआ है कि आम आदमी पार्टी के लिए 13 वाला नहीं, 2013 वाला नहीं, 15 वाला नहीं, 20 वाला नहीं, वो माहौल नहीं दिख रहा है। 25 में वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए खड़ी करती है। नहीं, मुझे लगता है कि ये कहाँ से आपको लग रहा है मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो जमीनी हालात है वो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे 15 में था, 20 में था। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि हमने अपना चुनाव प्रचार लगभग 6 महीने पहले चालू कर दिया था। हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर गए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा किया, ये सारे काम किया। उसके बाद जो 2 हमारी बड़ी घोषणाएं थीं, उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन चलाया जिसमें कि 2100 रुपये महिलाओं के लिए सम्मान राशि और पुजारियों के लिए 18,000 रुपये की सम्मान राशि, और संजीवनी स्कीम 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को जिसको कई बार उनके बच्चे छोड़ देते हैं, उनका इलाज नहीं कराते, उनके लिए चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, लाखों का भी खर्च होगा तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार कराएगी। इन बातों को भी लोगों तक पहुंचाया और आपको जान के हैरानी होगी, लगभग 40 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है महिला सम्मान राशि के नाम पे। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा और आप देखेंगे कि जो परिणाम 15 में मिले, 20 में मिले, उसी तरीके का परिणाम 60 से ऊपर की सीटें इस बार भी 2025 में आम आदमी पार्टी की आएंगी। लेकिन इस वक्त लग ऐसा भी रहा है, मत विपक्ष कह रहा है और जनता भी कह रही है और ऐसा नैरेटिव भी सेट हो रहा है कि आप बीजेपी के पिच पर लड़कर खेल रहे हैं। 15 का आपने चुनाव लड़ा, 20 का आपने चुनाव लड़ा, मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जिसे आप कहते थे मूलभूत सुविधाएं हैं, ये जनता को चाहिए, इसलिए हमने चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार महिला कार्ड भी खेल दिया। चुनाव आया तो पंडित और ग्रंथियों को योजना उनके लिए। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आप पिच की बात करेंगे तो अभी भी वो क्या कर रहे हैं। हमने कहा 2100 रुपए महिलाओं को सम्मान राशि देंगे तो वो विरोध में मैदान में आ गए, जगह जगह चिल्ला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, पुलिस तक लगाई कि इनका रजिस्ट्रेशन मत होने दो। अभी भी वो क्या कर रहे हैं। हमने पुजारियों के लिए महिला सम्मान राशि दी की घोषणा की तो उसका विरोध करने के लिए वो आ गए, कह रहे हैं वो चुनावी हिंदू। भाई, आपको हिंदू धर्म का ठेका मिला हुआ है? आपने कहीं टेंडर निकला था हिंदू धर्म का जो आपको मिला हुआ है? आपने क्या किया इस देश के लिए? सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के नाम पे आप लोगों को झगड़ा कराने, मारपीट कराने का काम करते हैं। हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म कहता है हम लोग अपनी पूजा खत्म करते हैं, कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और देश के प्रधानमंत्री मुर्जरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं चुनाव के अंदर।
तो वो नफरत फैलाने का काम करते हैं। उनके जो चुनाव में प्रत्याशी हैं यहाँ पे रमेश विदुड़ी, वो कभी प्रियंका गांधी को गाली दे रहे हैं, कभी आतिशी को गाली दे रहे हैं। इनका एक प्रवक्ता राष्ट्रीय टीवी चैनल पे वो शब्द आप बोल नहीं सकती हैं, गाली दे रहा है पूर्वांचल के हमारे एक विधायक को। यूपी बिहार से आने वाले लोगों को ये लोग बांग्लादेशी कहते हैं, रोहिंग्या कहते हैं। तो इनके पास है क्या? सिर्फ गाली गलौज। आप ये हिंदू धर्म के नाम पे कर रहे हैं। आपने हिंदू धर्म को बांग्लादेशी, आप रोहिंग्या का आप मुद्दा उठाते हैं, लेकिन फर्जी वोटर के नाम पर ही आप कहते हैं कि यूपी बिहार से लोग ले आते हैं। अरे पूरा मामला आप पूरा समझिए। क्या बोला सदन के अंदर जेपी नड्डा जी ने, जब मैं यूपी बिहार के लोगों का नाम पढ़ रहा था कि भाई ये राम है, राम सिंह है, छोटे लाल वर्मा है, कोई दुबे है, कोई पांडे, किसी का नाम सुनीता है, आप कह रहे हैं ये रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। मैंने सदन के अंदर उनसे सवाल पूछा। और दिल्ली में उन्होंने क्या किया? दिल्ली के अंदर जगह जगह हमारे पूर्वांचल के भाइयों के नाम कटवाने की एप्लीकेशन दी। 11,000 लोगों का नाम कटवाने की एप्लीकेशन शाहदरा में दी गई। 3800 लोगों का नाम कटवाने की एप्लीकेशन आर के पुरम में दी गई। तुगलकाबाद में एक बूथ है जहां पे 1300 वोट थे, 554 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। और नई दिल्ली विधानसभा में 6800 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। अगर हम सजग और सचेत नहीं रहते तो हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाई जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, जिन्होंने अपने श्रम से, परिश्रम से दिल्ली को बनाया, उनके तो नाम कटवा देते ये लोग। और जब हम सवाल उठा रहे हैं तो उनको बांग्लादेशी, रोहिंग्या कह के अपमानित कर रहे हैं। हमारे विधायक को गाली दे रहे हैं राष्ट्रीय। मामला आपकी पत्नी को लेकर भी उठा, उनका सुल्तानपुर से जो है उन्होंने अपना, फिर इसीलिए मैं कहता हूं इस पार्टी का नाम है भारतीय झुट्ठा पार्टी। 1 जनवरी को मेरी पत्नी ने एप्लीकेशन दिया जिला निर्वाचन अधिकारी सुल्तानपुर के आगे कि मेरा नाम काट दिया जाए। उसका कागज पूरा मैंने दिखाया था आप सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन झूठ फैलाना है तो झूठ फैलाएंगे। लेकिन राजनीति किस स्तर पर पहुंच गई है? चुनाव में इतना व्यक्तिगत हम हो जा रहे हैं कि हम सीएम को हम इस तरह से मर्यादाहीन हम भाषा का हम उपयोग कर बैठते हैं। रमेश विधुड़ी आपके सहयोगी कांग्रेस, जिनसे आप गलबहियां करते लोकसभा चुनाव में, ऐसा है कि वो चुप्पी साधे हुए इस मामले में। देखिए ऐसा है कि ये पूछना चाहिए आपको, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। संदीप दीक्षित और अजय माकन से आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि प्रियंका गांधी को जब रमेश विधुड़ी जी ने गाली दिया तो उस वक्त मैं बोला, मनीष सिसोदिया बोले, आम आदमी पार्टी के नेता बोले, एक शब्द भी संदीप दीक्षित और अजय माकन ने नहीं बोला। क्या ये बताने के लिए काफी नहीं है कि अजय माकन और संदीप दीक्षित के कितने गहरे रिश्ते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ? आपकी नेता का, एक महिला नेता का अपमान कर रहा है रमेश विधुड़ी और उसके बावजूद आप उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो ये बातें दिल्ली के लोगों को समझ में आ रही है कि अगर इन लोगों के हाथ में दिल्ली गलती से इनके हाथ में चली गई तो पहली बात तो ये सारी योजनाओं को बंद करेंगे। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री। लेकिन अब तक 10 साल में तो नहीं किया ना। अब तक 10 साल में तो नहीं हुआ, आपकी कोई योजना आपकी बंद नहीं हुई। तो हमने लड़ाई लड़ी ना उसके लिए। तो आप लड़िए ना। अगर आपकी महिला नेत्री पर सवाल उठाया जा रहा है, आप वो भी लड़ाई लड़िए। किसी राज्य का मुख्यमंत्री 9 दिन तक होके आप 9 दिन तक किसी राज्य का मुख्यमंत्री एलजी के ड्राइंग रूम में बैठ के इस बात के लिए अपील करे कि भाई यहां सीसीटीवी कैमरे की योजना पास कर दीजिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है? हर मुद्दे पे हमने इनसे लड़ाई लड़के वो योजनाएं दिल्ली के अंदर लागू की जिनका इन्होंने विरोध किया। हमने माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, उसका इन्होंने विरोध किया। हमने बिजली फ्री किया, केजरीवाल जी ने उसका विरोध किया। पानी फ्री किया, उसका विरोध किया। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, उसका। तो इनका तो पूरा जो काम रहा है वो सिर्फ विरोध करने का रहा है, हर योजना को रोकने का रहा है। और जब आपकी सरकारी विभाग आपकी योजनाओं पर सवाल उठा दे, कौन उठा दे? अभी आप ही के मंत्रालयों ने किसने उठाया सवाल उठाया ना आपकी संजीवनी योजना पर, आपकी महिला कार्ड योजना पर पंजीकरण गलत तरीके से हो रहा है। नहीं है। दिल्ली के अंदर 3 विषय को छोड़ के सारे सब्जेक्ट पे पॉलिसी बनाने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को है। अब सर्विसेज उनके पास है, इसलिए दबाव बना के कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे, अगली सरकार आने दीजिए। ये केंद्र और राज्य, एलजी और सीएम, ये लड़ाई कब तक चलेगी? दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो देख रही है। जब तक इनके मन में देश के संघीय ढांचे को लेकर सम्मान पैदा नहीं होगा, जब तक इनके मन में लोकतंत्र को लेकर सम्मान पैदा नहीं होगा, जब तक ये नहीं मानेंगे कि भाई प्रचंड बहुमत से दिल्ली के लोगों ने चुन के अगर एक सरकार बनाई है तो उसका हर किसी बात पे विरोध करना गलत है। ये सोच तो बड़ा दल है,
केंद्र में सरकार है, इनको अपने अंदर लानी पड़ेगी ना। वो क्या कर रहे हैं, हर राज्य जहां पे विपक्ष की सरकार है, झारखंड चले जाइए वहां इनको विरोध करना है, बंगाल चले जाइए वहां इनको विरोध करना है, तमिलनाडु चले जाइए वहां इनके मंत्रियों को गिरफ्तार करना है, तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो, जहां जहां विपक्ष की सरकार है आप उठा के देख लीजिए क्या करते हैं ये। तो क्या इस वक्त स्थिति दिल्ली की महाराष्ट्र जैसी है? एकदम कंफ्यूजन में, कोई एकदम क्लियर confusion मैंडेट में यहाँ पर नहीं दिख रहा। एकदम कंफ्यूजन में नहीं है, एकदम कंफ्यूजन में नहीं है। कंफ्यूजन में भारतीय जनता पार्टी और नई दिल्ली हमारे पास नेता के तौर पे अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री का चेहरा है, हमारे पास कार्यक्रम है, नीति है, दिल्ली को हम क्या करके देंगे। हमारी नीयत साफ है क्योंकि हमने 10 साल में काम करके दिखाया है। तो नेता भी है, नीयत भी है, नीति भी है। और भारतीय जनता पार्टी के पास ना नेता है, ना नीयत है, ना नीति है। चलिए, अब अगला मेरा सवाल नेता, नियत और नीति को लेकर ही। नेता के नाम पर आप कह रहे हैं सीएम फेस आपके अरविंद केजरीवाल है, बीजेपी कह रही है वो तो डिस्क्वालीफाई करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सशर्त वो बेल पर है, जमानत। उनको कहने दीजिए। हाई कोर्ट में कई पिटीशन दाखिल हुई थी ना कि केजरीवाल से इस्तीफा ले लो। क्या किया हाई कोर्ट ने? एक केस में तो उन्होंने कहा हम तुमको कॉस्ट कर देंगे। ये पिटीशन हमारे सामने लेके कैसे आए? तो संविधान के अंदर एक व्यवस्था है जिसमें जिसके पास विधायकों का बहुमत होता है वो मुख्यमंत्री बनता है, और प्रचंड बहुमत से फिर से चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री सचिवालय वो जा नहीं पाएंगे, कोई कैबिनेट मीटिंग वो बुला नहीं पाएंगे, अधिकारियों से मुलाकात कर नहीं पाएंगे, आप मुख्यमंत्री की फाइल नहीं साइन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री के व्यवस्था के बारे में नहीं जानती है। मुख्यमंत्री का घर उसका कार्यालय है। मुख्यमंत्री अगर कहीं कैंप लगा दे तो भी वहां उसका कार्यालय है। मुख्यमंत्री कहीं दूसरी जगह यात्रा पे जाए वहां भी उसका कार्यालय है। एक कलेक्टर का कार्यालय होता है। फाइल साइन नहीं करेंगे तो कैसे आगे ये सब एक इस प्रकार के दुष्प्रचार है। कुछ आपने सोचा तो होगा ना। अगर आप प्रवेश वर्मा को कह रहे हैं कि वो डिस्क्वालीफाई इतना मान नहीं रहे हैं तो पैसा बांट रहा है ना खुलेआम। प्रवेश वर्मा पैसे बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, चश्मे बांट रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं, वो चादर बांटने का वादा कर रहे हैं, चादर बांट रहे हैं। नहीं तो हम तो एक सरकार के तौर पे क्या दिल्ली की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम गरीबों की बेहतरी के लिए काम करें। आज उन्हें जरूरत है, दिल्ली की सर्दी इतनी कड़क है कि हमें देना पड़ेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ऐसा कोई कर सकता है? आप बताइए इसको। एक पत्रकार के तौर पे आप इसको जायज मानती हैं क्या? तो आप जांच के लिए आवाज उठाइए। किससे उठाएं? जाके मिलके 2 बार 3 बार तो उठा चुके आवाज। चुनाव आयोग से ही तो कहा जाएगा। उनसे कहा, चुनाव आयोग पर तो जिला निर्वाचन अधिकारी से मैं मिलने चला गया तो उसने शिकायत कर दी मेरी। मैं एक सांसद होके एक डीएम से मिलने जा रहा हूं। अगर आप प्रोटोकॉल देखेंगे, जो कि हम लोग ज्यादा मानते नहीं इन बातों को, मैं उसके दफ्तर में गया मिलने उससे, तो मेरी उल्टी शिकायत कर। अरे भाई चुनाव हो रहा है, कोई कलेक्टर को थोड़ी विधायक बनना है या चुनाव लड़ना है। चुनाव पॉलिटिकल पार्टीज को लड़ना है ना। तो चुनाव संबंधी कोई शिकायत होगी तो जाएंगे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास। और नई दिल्ली का जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट को आरटी कर रहा है। तो एक्शन हुआ ना उस पे? क्या हुआ बताइए? एक्शन हुआ, उस अधिकारी को हटाया गया, बकायदा वो ट्वीट किया गया। एकदम नहीं हटाया गया। वो अधिकारी आज भी मौजूद है। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये काम टीएन सेशन के समय में हुआ होता तो आज वो डीएम गिरफ्तार होकर जेल के अंदर होता, जेल के अंदर होता वो। तो फिर गड़बड़ी कहां है, दिक्कत कहां है? देखिए, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कुछ मामलों में निर्णय भी त्वरित लिया। मैं सीधे नहीं कहूंगा कि बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि उनका निर्देश ऊपर से आ रहा है, नीचे लागू नहीं हो रहा है। तो इस पे तो उनको सख्ती से एक्शन लेना होगा। खुद से वो हटाने की या सस्पेंड करने की बात उनको करनी होगी। अदरवाइज तो जैसे वो चाह रहे हैं वैसे करेंगे। इस वक्त क्या आम आदमी पार्टी हर दिन का एक नैरेटिव सेट कर रही है? अभी तो आप हर दिन एक ऐलान, हर दिन एक घोषणा। अभी तो आप कह रही थी बीजेपी वाले जो कह रहे हैं मैं उस पे पिच पे खेल रहा हूं। ये आपने अभी ठीक कहा। हर दिन हम नैरेटिव सेट कर रहे हैं। हर दिन हम जो कहते हैं उसके ऊपर बीजेपी रिएक्ट करती है। आपने कहा था सीएम आतिशी गिरफ्तार हो सकते हैं, साजिश चल रही है। अच्छा एक चीज बताइए, जब हम लोग ये कहते थे कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो सकते हैं तब आप लोग नहीं माने। जब हमने कहा फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है, अपने घर पे बैनर लगा दिया, तो आप लोग नहीं माने। हुआ ना। तो इनका जो कर्म है, इनकी जो साजिशें हैं, जब जब पता चलती हैं हम लोग
आपके सामने आके बता देते हैं तो ये मीडिया ईडी सीबीआई गिरफ्तारी की आशंकाएं यहाँ जता देना, तो ये सब एक वही है ना, माहौल सेट करना है। अरे माहौल और सेट कहीं करने ना की कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स। क्या इन्होंने किया नहीं? अरविंद केजरीवाल के घर पे 1 रुपए बरामद नहीं हुआ, उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा। मनीष सिसोदिया के घर पे 1 रुपए बरामद नहीं हुआ, गांव में छापेमारी की, बैंक की सब खंगाल डाला, 1 रुपए नहीं मिला, फिर भी उनको जेल में भेजा। 17 महीने जेल में रहे। मुझे पकड़ के जेल में डाला, 1 रुपए कहीं से बरामद नहीं हुआ। 23 महीने तक सत्येंद्र जैन जेल में रहे। 36 किलो उनका वजन कम हो गया। हर तरह की यातनाएं उनको दी गई। और कैसे किसी पार्टी को खत्म करने के लिए इससे ज्यादा मोदी जी कर क्या सकते हैं? वो उन्होंने किया। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस दुर्भावना को जब तक नहीं छोड़ेंगे नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी वाले, तब तक ये देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। इनके पास देश के लिए कोई भविष्य नहीं है। ना ये शिक्षा पे सोचते हैं, ना ये स्वास्थ्य पे सोचते हैं, ना ये बिजली पानी पे सोचते हैं, ना ये महंगाई कम करने के नाम पे सोचते हैं, ना ये काला धन लाने के नाम पे सोचते हैं। एक वादा बीजेपी का बता दीजिए जो इन्होंने पूरा किया हो। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो झूठा निकला। महंगाई कम करने का वादा किया था, पेट्रोल 100 के पार, डीजल 100 के पार, सिलेंडर 1200 रुपए का मिला इनके टाइम में, दाल 250 रुपए किलो बिकी, 200 रुपए किलो प्याज बिकी। निर्मला सीतारमन जी से पूछा गया प्याज महंगी हो, कहते हम तो प्याज खाते नहीं है। ये अजीब बात है, जो इनसे कोई कहते हम करते नहीं, हमने आप महंगा हो रहा है होने दो। आप उनके वादे गिरा रहे हैं, तो इसलिए वो हर आपके चीज खिलाफ पे 10 जीएसटी वादे खड़े कर लगाना, देते हैं। हर चीज पे महंगाई बढ़ाना, किसानों को कहा फसल का दाम 2 गुना करेंगे, उनको 1 साल तक सड़कों पे बिठा के रखा, दुश्मन देश की नागरिक की तरह उनको ट्रीट किया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को धोखा देने का काम किया है और उनके पास सोचने और काम करने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि उनको दिन रात गालियां देनी है, सबको नफरत फैलाना है, वही काम कर रहे हैं वो लोग। आपने उनके यहाँ वादे गिनाए, वो आपके वादे गिना रहे हैं। 10 वादों की पूरी लिस्ट उन्होंने तैयार कर दी है। यमुना मैली है, दिल्ली कचरा मुक्त नहीं है, जो वादे किए हमने नहीं किया। हाँ, यमुना वाली बात हमने मानी। यमुना की सफाई नहीं हो पाई, उसके 2 कारण। एक तो कोरोना के समय में जो 2 साल तक लगभग काम बंद रहा, और 1.5-2 साल इन्होंने हमें परेशान किया। ये जेल के बाद एक के बाद एक दूसरे लोगों को जेल भेजते रहे। तो इस कारण से, लेकिन वो कारण भी गिनाने का कोई मतलब नहीं है। आपको डिलीवरी देनी होती है। जब इतनी मुसीबतों में सारे काम किए, तो वो काम हमसे रह गया है, उसको हम करेंगे जरूर। दिल्ली की सड़कें गड्ढे मुक्त नहीं हुई, सड़कें लंदन पेरिस जैसे दिखनी चाहिए थी। राहुल गांधी अभी ये सब 1-2 दिन पहले ही गंदे नाले के साथ खड़े हुए तस्वीर शेयर कर रहे थे वो। अगर आपको गड्ढों में सड़कें में गड्ढे नहीं कह रहा हूँ, गड्ढों में सड़कें अगर आपको देखनी है तो आप मध्य प्रदेश चले जाइए। नहीं आपको है मौका तो उत्तर प्रदेश चले। उत्तर प्रदेश में तो खैर है ही बैठे हुए आप लोग। थोड़ा और आगे चले जाइए, आप देखिएगा, यहाँ गड्ढों में सड़कें हैं। तो इसलिए खाली कह देने से कुछ नहीं होता। गड्ढों में सड़कें हों, सड़कों पर गड्ढे हों, दिक्कत तो दिल्ली की जनता ही फेस कर रही है ना संजय जी। दिल्ली में हमने बहुत काम किया है और हमारा काम चिल्ला कर बोल रहा है कि केजरीवाल को फिर से 4थी बार प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता बनाएगी। काम अगर चिल्ला कर बोल रहा है, आपने इतना विकास किया है, तो क्यों अपने 20 सिटिंग विधायकों के टिकट काटने पड़े आपको? देखिए, ऐसा है कि अब इसके भी कई कारण हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। हमारे एक विधायक ने अपने इलाके में सैकड़ों गलियां बनवाई। लोग इस बात से नाराज थे कि सड़कें खुद ही रहती हैं। अब इसका क्या कर लेंगे आप? कई बार आप अच्छे के लिए कुछ करते हैं, लेकिन नाराजगी के कारण बन जाता है वो। तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, या ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया। सबने काम किया था, लेकिन पिछली बार भी हमने टिकटें बदली थी, इस बार भी बदली है टिकटें। जब भाजपा ने अपने सांसदों के टिकट काटे दिल्ली से, तो मामला आपने खूब जोर शोर से उठाया। कहीं ना कहीं बौखलाहट है, घबराहट है। आपके इस स्टेप को भी तो विपक्ष उठा सकता है। घबराहट नहीं है। हमारे जो एंटी इनकम्बेंसी, हमारे जिन विधायकों के टिकट भी कटे, वो पार्टी के साथ खड़े हैं, पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, बेचारे गालियां खा रहे हैं। ऋतुराज झा को तो गाली दी जा रही टीवी चैनल पे। नहीं, वो तो खैर कहीं से जस्टिफाई उसको किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम इस पार्टी को परिवार की तरह से देखते हैं
और सबकी अलग अलग जिम्मेदारी तय होती है। इसलिए मैंने पहला सेंटेंस यही कहा, पहला सवाल आपसे मैंने यही पूछा कि सिचुएशन ये 15 और 20 वाली भी नहीं दिख रही, क्योंकि तब तक भ्रष्टाचार के आरोप आप पर नहीं थे, शीश महल को लेकर विपक्ष आपको घेर नहीं रहा था, लेकिन इस बार ये भी साथ साथ चल रहा है और आप इन दोनों ही मुद्दों पर डिफेंसिव होते नजर आते हैं। इसका कारण जान लीजिए, तब तक हम पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार नहीं बनाए हुए थे, तब तक हम 14% वोट गुजरात में लेकर नहीं आए हुए थे, तब तक हम गोवा जैसे सुदूर राज्य में 2 सीटें लेके नहीं आए थे। घबराहट कहां से पैदा हुई? जब 14% वोट हम गुजरात में लेके आए। इनको लगा ये पंजाब में 92 सीटें लेके आ रहे हैं, 5 सीटें गुजरात में लेके आ रहे हैं, गोवा में ये जीत रहे हैं, तो ऐसे तो पूरे देश में ये फैल जाएंगे। तो वहां से उनको बदनाम करना था। आरोप में सच्चाई क्या है? आप बताइए, बगैर सैंक्शन के आपने एक चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार कर लिया, आपने एक उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, आपने सांसद को गिरफ्तार कर लिया, और आपके पास सैंक्शन नहीं है। अभी चुनाव के समय में आप सैंक्शन ले रहे हो उस केस के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि एक अवैध गिरफ्तारी, इलीगल गिरफ्तारी, मनगढ़ंत आरोप लगा के अरविंद केजरीवाल जी की गई, मनीष सिसोदिया की गई, मेरी की गई। आरोप मुक्त नहीं है, आरोप तो है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आपकी पार्टी उपजी, अच्छा, उसी के खिलाफ लड़ाई आप मैदान में आप उतरे। अच्छा, मोदी जी ने हमारे ऊपर आरोप लगाया और मोदी जी ने अजीत पवार पे भी आरोप लगाया। क्या बोले? 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया। दूसरे दिन माला पहना रहे थे। फिर बोले वाटर घोटाला किया हेमंत विश्व शर्मा ने, हजारों करोड़ का, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। शुवेंदु अधिकारी ने नारदा सारदा स्कैम में घोटाला किया है, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। येदुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के साथ, जनार्दन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के साथ, नारायण राणे भारतीय जनता पार्टी के साथ, छगन भुजबल भारतीय जनता पार्टी के साथ, प्रफुल्ल पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ, हसन मुशर्रफ भारतीय जनता पार्टी के साथ। जिसके ऊपर बीजेपी आरोप लगाए, समझ लीजिए कि वो भारतीय जनता पार्टी में या तो शामिल हो जाएगा या उनके साथ मिल जाएगा। एक आदमी हिंदुस्तान के अंदर जो इनसे लड़ता रहा वो है अरविंद केजरीवाल। हम सारे लोग इनसे संघर्ष करते रहे और इसलिए इतनी यातनाएं हम झेल रहे हैं। हम इनके सामने झुक गए होते, हम इनके लिए बहुत अच्छे हो जाते, इनके सामने झुक जाते, बिल्कुल अच्छे हो जाते। आप बताइए ना, जितने लोगों पे खुद बीजेपी ने आरोप लगाया वो सब के सब आज मोदी जी के साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं। तो जो इनके साथ शामिल हो जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, और इनके विपक्ष में आप खड़े हैं तो फिर आप अपराधी हैं। चलिए, इस बीच सवाल भी कुछ ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त वरुण हैं। संजय जी, मेरे एक सवाल है। दिल्ली में कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने एक रैली की थी सीलमपुर में और उन्होंने कई सवाल उठाए थे कि आप जातीय जनगणना पर नहीं बोल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि इससे आपको नुकसान होने वाला है? और कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस आपके लिए है? एक ही चीज आपने बताया, दूसरी बताया नहीं। राहुल गांधी जी ने बोला था हम अडानी पे नहीं बोलते। पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं मानेगा कि हम अडानी पे नहीं बोलते। मैंने प्रधानमंत्री के सामने नारा लगाया था, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। अडानी के बारे में केजरीवाल जी ने सदन में बोला, सड़क पे बोला। जातीय जनगणना पे मैंने 50 बार बोला कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और तो और मैं आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन की जब बेंगलोर में मीटिंग हुई थी और जातीय जनगणना का सवाल आया था, हमारी पार्टी ने खुलेआम समर्थन किया था और इस बात को राहुल गांधी जी भी जानते हैं। तो इसलिए ये बातें सिर्फ चुनाव के लिए करना मैं समझता हूं उचित नहीं है, लेकिन ठीक है, वो अपना प्रचार कर रहे हैं, उस पर मैं क्या बोल सकता हूं। ठीक है, सुकेश जी। संजय जी, ये जो अपनी उपलब्धियां आप गिनाते हैं, फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, ये तो पहली बार जब आपकी सरकार बनी तभी से शुरू कर दिया आपने। चलिए 15 से 20 तक आपने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर दिया। ये बड़ा कन्वीनियंटली आप लोग छुपा जाते हैं कि 20 से 25 में आपके पास गिनाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, तो पुरानी उपलब्धियों को गिनाते हैं आप। और चूंकि उपलब्धियां नहीं हैं, इसलिए पहले आपने कैबिनेट से 1000
रुपए महिलाओं को देने की बात की, बाद में उसको कहा कि 2100 जीत जाएंगे तो देंगे, फिर आप कह रहे हैं पंडितों को 18,000 देंगे। तो ये सब आपको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 20 से 25 आपकी डिलीवरी जो है वो 15 से 20 वाली मैच नहीं कर पाई, आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि क्या क्या काम हमने 10 साल के अंदर किया है। 10,000 किलोमीटर सड़कें दिल्ली के अंदर हमने बनाई, और ये रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं आपको, पिछले 10 साल में 5 साल उसमें शामिल है पिछला। 10,000 किलोमीटर सड़कें हमने बनाई, 6,800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन बिछाई, 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बिछाई, मेट्रो 250 किलोमीटर का नेटवर्क हमने बढ़ाया पिछले 10 साल के अंदर। दिल्ली के अंदर 22,000 स्कूल के नए कमरे हमने बनवाए। ये एक दिन में नहीं हुआ, पिछले 5 साल में भी हुआ और उसके पहले भी 5 साल में हुआ। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक करीब 550 मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाए। दिल्ली में हॉस्पिटल के अंदर 9,000 बेड हमने बढ़ाया। तो हमने ये काम 10 साल में किया। ऐसा नहीं कि हाँ, कोरोना के पीरियड को छोड़ के आप कोई ऐसा समय नहीं बता सकते जब दिल्ली की सरकार ने काम नहीं किया। हमारे काम में बाधा डालने की, रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन हमने काम करके दिखाया हर क्षेत्र में। और अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जो काम हमने शुरू किया था, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बिजली पानी के क्षेत्र में हो, वो तो जारी रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा ये हमारी घोषणा है जो हम करेंगे आगे काम। शिक्षा का काम तो ये ऐसा है नहीं कि आगे इसको बंद करना है, इसको और विस्तार करना, अच्छा करना है। स्वास्थ्य का भी काम है कि इसको आगे और विस्तार करना, अच्छा करना है। तो जो चीज है वो कंटिन्यू रहेगी, और कुछ आगे की योजनाएं हैं, महिला सम्मान राशि, पुजारियों के लिए सम्मान राशि, ये हम करते रहेंगे। थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है क्या संजय जी जब आप पे ये आरोप लगता है? अब कोरोना में सीएम का घर तो बन रहा था, सीएम का घर था, मान लिया मैंने कि मुख्यमंत्री का घर बन रहा था, यमुना साफ नहीं हो सकती थी, घर बन सकता था। तो पहले आपने जो जो बात कही थी, अब अगर आप हाइंडसाइट में जाके सोचें कि पहले वाले आम आदमी जो संजय सिंह थे वही आम आदमी आज संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल वही आम आदमी हैं। देखिए, ऐसा है कि जो बात हमने मान ली कि हाँ भाई हमसे यमुना सफाई नहीं हुई, इतनी राजनीतिक साफ गोई और इतना राजनीतिक साहस भी तो होना चाहिए। आप बताइए ना, जिस आदमी ने 10 साल पहले कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 22 करोड़ नौकरी इस देश के लोगों को मिल गई क्या? आप कह रहे हैं पकौड़ा तलिए आप लोग। अग्निवीर योजना लेके आ गए, कह रहे हैं 17 साल में जवान बनिए, 21 साल में रिटायर हो जाइए, बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल की उम्र में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन किसान का बेटा जवान 21 साल में वो रिटायर हो जाएगा। 15-15 लाख हर खाते में देंगे, किसानों के फसल का दाम 2 गुना कर देंगे। ये किसके वादे थे? एक भी वादे पे 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे। आप बताइए, एक वादे पे क्या प्रधानमंत्री जी खरे उतरे आज तक? और इसकी जिम्मेदारी कभी आगे आके सामने लिया प्रधानमंत्री जी, जो कहते थे कि जब नोट का दाम गिरता है, रुपए का दाम गिरता है, तो देश का मयार गिरता है। आज कहां पहुंच गया रुपया? कभी प्रधानमंत्री जी ने इसकी खुद से जिम्मेदारी सामने आके ली कि हम ये काम नहीं कर पाए? हम मानते हैं हमसे यमुना सफाई का काम नहीं हो पाया है, उसको हम करेंगे, उस पर हम कोई सफाई अपनी ओर से नहीं देना चाहते, लेकिन जो काम हमने किया है उसके रिकॉर्ड मौजूद हैं, वो चेक कीजिए। उस पर तो हम चाहते हैं खूब बहस करें, हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, हम तैयार हैं उस पर। सवाल यहाँ पर सिर्फ यमुना तक ही नहीं फैल गया है। मैं कह रही थी ना, 10 वादों की लिस्ट यहाँ पर भाजपा की तरफ से जारी की गई। इसमें दिल्ली के स्कूल विश्व स्तरीय बनेंगे, हर घंटे 24 घंटे निशुल्क स्वच्छ जल, दिल्ली को निशुल्क क्लिनिक, अस्पतालों का एक मॉडल बनाएंगे, 5 वर्षों में यमुना को साफ कर देंगे। ये तो गलती आप मान ही रहे हैं। प्रदूषण मुक्त दिल्ली को, प्रदूषण तो बहुत बड़ी समस्या है सर। मैडम, आप ये बताइए, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने गुजरात में स्कूल क्यों नहीं दिखाया? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दिखाया? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिखाया? हरियाणा में क्यों नहीं दिखाया? अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी, ट्रंप की पत्नी को जब उन्होंने स्कूल दिखाया तो केजरीवाल और सिसोदिया का स्कूल दिखाया। बोले ये बना है हिंदुस्तान में सरकारी स्कूल। तो आप बताइए,
जब आपको तारीफ करनी होती है विदेशी मेहमानों के सामने, तो आपकी भी मजबूरी होती है कि आपको दिल्ली का मॉडल दिखाना पड़ता है। हिंदुस्तान का एक सरकारी स्कूल बता दीजिए जहां पे सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ हो, एथलीट के ग्राउंड बने हो, हॉकी के ग्राउंड बने हो। तो वर्ल्ड क्लास और किसको कहते हैं? हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना के दिखाए हैं। दिल्ली आज उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कोफी अन्नान साहब ने हमारे मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ की थी। दिल्ली के मॉडल की तारीफ आज दुनिया के बड़े बड़े अखबारों से लेके बड़े बड़े राजनेता कर रहे हैं। सुकेश जी, चलिए कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे बीच हैं। सर, नवंबर दिसंबर का महीना आते हैं दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है और हर साल ये बढ़ते ही जा रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास और कब तक आप दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे? देखिए, इस पे मैं कोई झूठी बात नहीं करूंगा। इसमें मैं चाहूंगा आप पढ़े लिखे नौजवान हैं और आप सारी कार्रवाइयों को देखिए। रिकॉर्ड उठाइए पंजाब की सरकार का, पराली जलने की घटनाओं में पिछले साल की तुलना में हमारी जब से सरकार आई है उसमें कमी आई कि बढ़ोतरी आई। आप रिकॉर्ड उठाइए हरियाणा का कि पराली जलाने की घटनाओं में घटौती हुई कि बढ़ोतरी हुई। आप पूरा रिकॉर्ड चेक कीजिए कि प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है, जो केंद्र सरकार के अधीन आता है, उसने क्या कदम उठाया और दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने क्या कदम उठाया। दिल्ली का प्रदूषण, अगर मैं झूठी बात करूं कि अकेले दिल्ली की सरकार कम कर सकती है, नहीं कर सकती है। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए 4 सरकारों को काम करना पड़ेगा। पंजाब की सरकार, हरियाणा की सरकार, केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार। जब तक 4 सरकारें मिलकर काम नहीं करेंगी तब तक दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं हो सकता है। इसलिए हर साल ये मुद्दा उठेगा और हर साल हमें जवाब देना पड़ता है। लेकिन हम अपना रिकॉर्ड, जो जब से हमारी सरकार बनी है, एक साल अगर आप उठा के देखेंगे, प्रदूषण के दिनों में दिल्ली के अंदर कमी आई है। लेकिन जब आप नवंबर दिसंबर की बात करते हैं उस समय बढ़ता है प्रदूषण, क्योंकि ये 4 सरकारों के मिलके काम करने के नतीजे के तौर पे दिल्ली का प्रदूषण कम होगा, अकेले नहीं होगा। अच्छा संजय जी, कांग्रेस को लेकर मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ। ये चल क्या रहा है? अंदरूनी गठबंधन की बातें आप भी कर रहे हैं, उधर से बीजेपी कर रही है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है, वो कह रहे हैं कि आप और कांग्रेस मिले हुई है। देखिए, किसके साथ है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम यह है कि उसमें बहुत सारे नेता हैं फ्रीलांसर। उनका फ्रीलांसिंग चलता रहता है। अब जैसे राहुल गांधी जी इस बात के लिए तैयार थे कि हरियाणा में मिलके गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए और उन्होंने इस बात की सहमति दी। लेकिन राज्य स्तर के कुछ फ्रीलांसर नेता थे, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं होगा, नहीं हो पाया गठबंधन। परिणाम क्या निकला आप जानती हैं। दिल्ली के अंदर 2-3 नेता ऐसे हैं जिनका मैंने नाम भी लिया, संदीप दीक्षित, अजय माकन, वह है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन उनकी पार्टी के लोग बता रहे हैं कि वो अभी भी लवली के साथ मीटिंग कर रहे हैं जो बीजेपी में चले गए। एक उनके पूर्व विधायक का स्टेटमेंट आया था। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप हैं कांग्रेस पार्टी में, सहमति आपकी और आपका समझौता बना हुआ है बीजेपी के साथ, तो ये इसको कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को देखना होगा और उसको दुरुस्त करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम तो आपके लिए बन जाएगी ना, और वाकई मामला त्रिकोणीय हो गया तो नुकसान तो आपकी पार्टी का ही होगा। नहीं हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा दिल्ली में। पिछली बार भी 0 थे, इस बार भी 0 रहेंगे। हमारे साथ मेरे एक और सहयोगी आगे हैं, वरुण, सवाल पूछिए। पिछले कुछ दिनों में आरोप प्रत्यारोप दबा के हुए, कभी बीजेपी आप पे लगा रही है, कभी आप बीजेपी पे लगा रहे हैं। क्या ये लगता है वरुण, माइक ऑन कीजिए, आपका शायद माइक ऑन नहीं है। इस बार के इलेक्शन जो हैं वो इस तरीके के हो गए हैं कि केवल आरोप लगाते रहो, तीरंदाजी करते रहो, शब्दों के जरिए नीचे दिखाते रहो, और वो तमाम चीजें धूमिल हो गई हैं जो मुद्दों की राजनीति होती थी। देखिए, मुझे लगता है इसके सबसे बड़े सूरमा हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। जब वो खुद से चुनावी रैलियों में मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलेंगे, जर्सी गाय बोलेंगे, कांग्रेस की विधवा बोलेंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जब स्वयं प्रधानमंत्री जी करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि नीचे तक उनके काडर में यही बात फैलती है कि गालियां दो, आरोप लगाओ झूठे, मारपीट करो,
राष्ट्रीय टीवी चैनल पे ऐसे अपशब्द बोलो कि कोई टीवी चैनल वाला भी शर्मा जाए, उसको चला ना पाए। तो ये परंपरा तो ऊपर से शुरू हुई है ना। इनकी सोच क्या है? प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के एक चुनावी रैली में बोले कि हम नौजवानों को रोजगार देने वाले हैं, गोबर से रोजगार मिलेगा आप लोगों को। मिल गया गोबर से रोजगार हमारे यूपी के बच्चों को, मिला। फिर एक चुनावी रैली में बोले बताइए गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इनको स्कूल अस्पताल की चिंता नहीं है। जिस पार्टी के सोच में शमशान बनाना है वो क्या विकास करेंगे देश का? तो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करना, दूसरों को अपमानित करना, देश के लिए कोई विजन ना होना, कोई काम ना करना, ये बीजेपी की पहचान है। चलिए, वक्त हमारे पास अब कम ही बचा है संजय जी, लेकिन जाते जाते, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप राजनीति में ना होते तो आप गायक होते। हाँ, मुझे गाने का शौक है और जब भी मुझे मौका लगता है तो गीत गुनगुना लेते हैं। सेशन में हमें ओवर करने का टाइम अब आ ही गया है, तो जाते जाते आपके गाने के साथ ही हम इसको खत्म करते हैं। एक गाना जो हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अक्सर गाते हैं, वही मैं सोचता हूं कि आपके यहाँ भी सुना दूं। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, मानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का। जानते हैं रिश्ता इंसान से, इंसान का, इंसान से, इंसान का, इंसान से, इंसान का। जाति के, धर्म के, भाषा और वेश के फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो। Thank you so much, Sanjay Singh ji. Thank you for being a part of Manthan.